सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। उसके बाद हम जानेंगे संवेग यानी कि मोमेंटम को, और लास्ट में हम बात करेंगे आवेग यानी कि इम्पल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, और सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियमों को। आप इनको क्लास 9 में पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है, पहला नियम यानी कि प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहता है, जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहना चाहती है, जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चे? वस्तु के इस गुण को कहा जाता है जड़त्व। यानी कि ये जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु जिन हालातों में है उन्हीं हालातों में रहना चाहती है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और बहुत ही आसान सा ये नियम कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहती है, जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही नियम है, क्योंकि आप इस द्वितीय नियम से पहला नियम भी प्राप्त कर सकते हैं, और द्वितीय नियम से हम थर्ड गति का जो तृतीय नियम है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अभी हम आगे संवेग पढ़ेंगे लेकिन पहले नियम पढ़ लीजिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। तो अभी हम समझेंगे संवेग क्या है, लेकिन न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, केवल परिवर्तन नहीं, केवल संवेग में परिवर्तन नहीं बच्चे, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। पहला नियम जिसकी कोई गणितीय व्याख्या नहीं है, लेकिन द्वितीय नियम अभी हम आगे इसी लेक्चर में न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उसका गणितीय रूप भी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले नियम समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, और ये परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में ही होगा। और तृतीय नियम, ये तो अब कहावत भी बन गया है तो इसे ये सबको याद है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये अब नियम हम एक मुहावरे के तौर पे यूज करने लगे हैं। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़े। ये है गति के 3 नियम। पहला नियम ये कहता है कि बिना बल के कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी ये जड़त्व को ही बता रहा है, अतः ये जड़त्व का नियम है। द्वितीय नियम, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो बल लगाएंगे उसके ऊपर उसके अनुक्रमानुपाती होगा। और तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अब बात करते हैं संवेग की। संवेग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग। किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। ये संवेग की परिभाषा नहीं है, लेकिन संवेग है क्या? संवेग दर्शाता है कि किसी भी वस्तु में जो गति है उसकी मात्रा कितनी है, यानी यह है गति की मात्रा की माप। किसी भी वस्तु का, किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग
उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। और अब देखिए, अगर आप किसी भी गतिमान वस्तु के गति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बल लगाना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। पहली बात तो यह, संवेग, किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। संवेग गति की मात्रा की माप है। और अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, एक समान चाल से या एक समान वेग से चल रहा है, एक समान गति में है, और आप उसकी गति में परिवर्तन करना चाहते हैं, या वो गति में है आप उसको विराम में लाना चाहते हैं, तो आप बल लगाएंगे, क्योंकि बल ही तो है जो गति में परिवर्तन कर सकता है या विराम में परिवर्तन कर सकता है, आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो जब आप किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप बल लगाएंगे। और अब देखिए, जो बल हम लोग लगाएंगे, वस्तु में निहित गति की मात्रा निम्न दो बातों पर निर्भर करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप गति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप जो बल लगाएंगे वो निम्न दो बातों पे, अभी हम लिखने वाले हैं, निम्न दो बातों पे निर्भर करेगी। कौन कौन सी बातों पे निर्भर करेंगी जरा समझिएगा। लेकिन पहले ये समझिए कि संवेग है क्या। अभी हमने इसके परिभाषा की बात नहीं करी है, अभी हमको नहीं पता कि संवेग बराबर क्या होता है। लेकिन संवेग एक्चुअली में क्या है? संवेग किसी भी वस्तु के गति की मात्रा की माप है, यानी कि गति है तो कितना है। और किसी भी वस्तु की गति का अंदाजा केवल उसके वेग से नहीं लगाया जा सकता, जरा समझिएगा। किसी भी वस्तु की गति की मात्रा केवल वेग से नहीं लगाया जा सकता। ये नहीं कि किसी वस्तु का वेग ज़्यादा है तो उसमें गति की मात्रा ज़्यादा है, या किसी वस्तु का वेग कम है तो उसके गति की मात्रा की माप कम है, ऐसा नहीं है। अब समझिए कैसे, ऐसा कैसे नहीं है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रक है बच्चे, ट्रक, अब आपने ट्रक तो देखा ही होगा, चलिए ट्रक है, और एक साइकिल है हमारे पास, चलिए एक साइकिल है, ठीक है बच्चे, ये ट्रक और ये साइकिल। साइकिल दिख भी रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा तो लिख देते हैं, ट्रक और साइकिल। अगर दोनों एक समान चाल से चल रहे हों, अगर दोनों का चाल समान हो, मान लीजिए ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, दोनों एक ही होता है, तो क्या इन दोनों को विरामावस्था में लाने के लिए आपको समान बल लगाना पड़ेगा? नहीं ना बच्चे। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है साइकिल की तुलना में, यानी कि ट्रक को विरामावस्था में लाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जो बल हम लोग लगाएंगे गति में परिवर्तन के लिए, हम गति के मात्रा की बात कर रहे हैं, तो पहला तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए ट्रक विरामावस्था में है, साइकिल भी विरामावस्था में है, तो क्या इसको गति में लाने के लिए आपको समान बल लगाना पड़ेगा? साइकिल को तो मैं बाएं हाथ से ही ढकेल लूं, लेकिन क्या ट्रक को हम लोग 4-5 लोग मिलकर भी ढकेल पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, साइकिल का द्रव्यमान कम है। तो अगर हम किसी भी वस्तु की गति के मात्रा की बात करें तो केवल वेग पे निर्भर नहीं करता। अच्छा, दूसरा ये भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रक ही हैं। अब इसकी तो बात हो गई, यहाँ पे द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। हमने देख लिया कि जो गति की मात्रा है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रक नंबर 1 की। ये ट्रक 1 हो गया बच्चे। और फिर बात करते हैं ट्रक नंबर 2 की। तो इन दोनों ट्रकों का द्रव्यमान बराबर है। और अब अगर ये अलग अलग वेग से चल रहे हैं, मान लीजिए उसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, और एक जानकारी ये है कि v1 बड़ा है v2 से, तो अब बताइए, दोनों v1 और v2 वेग से चल रहे हैं, इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, और v1 बड़ा है v2 से, यानी ये जो ट्रक है, ट्रक नंबर 1 ट्रक 2 की तुलना में ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ गति में परिवर्तन करना चाहें, इन दोनों ट्रकों को विरामावस्था में लाना चाहें, तो क्या हमें समान बल लगाना पड़ेगा? नहीं। जिस ट्रक का वेग ज़्यादा है वहाँ पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि बल की मात्रा किस पे निर्भर कर रही है? वेग पर भी निर्भर कर रही है।
तो यहाँ पे वेग पे भी निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु में निहित जो गति की मात्रा है दो बातों पर निर्भर करती है, पहला तो द्रव्यमान पर और दूसरा वेग पर। द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा, वेग पे भी निर्भर करेगा, और इन दोनों को एक साथ लाकर हम कहते हैं कि संवेग पे निर्भर करेगा। ये परिभाषा, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं बच्चे। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल का उसका संवेग कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। तो अगर हम संवेग को P से दिखा दें, जो कि हम दिखाते हैं, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? संवेग बराबर हो जाएगा P, अच्छा पहले तो लिख लें कि संवेग बराबर क्या होगा? संवेग बराबर होगा द्रव्यमान इंटू वेग। दिखाते हैं इसको P से, ये हो जाएगा m इंटू वी, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे m इंटू वेक्टर v। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। P बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, वेक्टर P बराबर m वेक्टर v। देखो ये तो अदिश है, और हम कह रहे हैं कि संवेग क्या है? संवेग एक सदिश है। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो बात यह है कि इसकी दिशा क्या होगी? तो इस वेक्टर P की दिशा इस वेक्टर V की दिशा में होगी, यानी कि संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। और अगर हम बात करें SI मात्रक की, तो बच्चे SI मात्रक क्या हो जाएगा? SI मात्रक क्या हो जाएगा देख लेते हैं। SI मात्रक द्रव्यमान के लिए kg हो जाएगा और वेग के लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि संवेग का मात्रक हो गया kg मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब आपको संवेग क्लियर हो गया है कि संवेग क्या है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। और फिजिक्स में, भौतिकी में किसी भी चीज़ की दो परिभाषाएं होती हैं, एक गणितीय परिभाषा, तो ये गणितीय परिभाषा है। यहाँ से आपको संवेग की मात्रा मिल जाएगी कि संवेग कितना होगा। तो P बराबर m इंटू वी, वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का जो वेग है, उन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपको संवेग मिल जाएगा। और संवेग दिखाता क्या है बच्चे? संवेग दिखाता है गति की मात्रा को। गति की मात्रा की माप है संवेग। जिसका संवेग ज़्यादा है यानी उसमें गति ज़्यादा है, जिसका संवेग कम है उसमें गति की मात्रा कम है। केवल द्रव्यमान या केवल वेग से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस वस्तु में गति की मात्रा ज़्यादा है, किस वस्तु में गति की मात्रा कम है। आप संवेग से ये डिसाइड करेंगे। क्लियर है ये बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। संवेग से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। नंबर 1, यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। दो वस्तुएं जो समान वेग से चल रही है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा होगा। लिखा है ना, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। चलिए मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A, एक वस्तु B। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ये v वेग से चल रहा है, ये भी v वेग से चल रहा है, क्योंकि दोनों का वेग समान है। तो पहली वस्तु का संवेग कितना होगा बच्चे? P1 इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू वी, P2 इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू वी। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। P1 इक्वल टू m1v, P2 इक्वल टू m2v, दोनों को भाग कर लीजिए। P1 बाई P2 अगर हम लोग देखें तो ये मिलेगा m1 बाई m2। और अब अगर m1 बड़ा है m2 से, इस वस्तु का द्रव्यमान इस वस्तु से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका संवेग भी इस वस्तु से ज़्यादा होगा। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा अगर दोनों का वेग समान है। तो अगर वेग समान है, अगर दोनों वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। कोई समस्या ही नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं।
यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है, संवेग समान है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या समान है बच्चे? संवेग समान है। चलो ये ले लिया A, ये ले लिया B, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, ये चल रहा है v1 वेग से, ये चल रहा है v2 वेग से, और मान लीजिए इसका संवेग है p1, इसका संवेग है p2। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है आपको कि दोनों का संवेग बराबर है, दोनों का संवेग बराबर है, p1 बराबर p2 है, तो p1 का मान तो हो जाएगा m1 इंटू v1, p2 का मान हो जाएगा m2 इंटू v2। p1 बराबर m1 v1, p2 बराबर m2 v2। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक जानकारी और दी गई है, हल्की वस्तु भारी वस्तु। तो मान लेते हैं ना कि m1 बड़ा है m2 से, और हमने दिखाया भी ऐसा ही है कि m1 बड़ा है m2 से। तो अगर ये ऐसा है कि m1 बाई m2, तो ये मिलेगा v2 बाई v1। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 बड़ा है m2 से, यानी कि v2 बड़ा है v1 से। अगर ऐसा होगा कि m1 बड़ा है m2 से, तो इस v2 को बड़ा होना पड़ेगा v1 से। और v2 किसका वेग है बच्चे? v2 इस हल्की वस्तु का वेग है। यानी अगर दो वस्तुओं का संवेग बराबर है, अगर दो वस्तुओं का संवेग बराबर है, तो जो हल्की वस्तु होती है उसका वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसका हम लोग थोड़ा सा एक गणितीय रूप प्राप्त कर लेते हैं। अभी तक हमने बस नियम पढ़ा है। नियम कुछ ऐसा है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। ओके, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है बच्चे, एक वस्तु ले लेते हैं ना हम लोग। ये रहा वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, और अभी ये u वेग से चल रहा है, ठीक है। और अब हम इस पर एक बल लगाते हैं। बल लगाने से उसका वेग मान लीजिए v हो जाता है। अच्छा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा बच्चे, अभी भी द्रव्यमान m ही है, बस वेग v हो जाएगा। हमने f बल लगाया है। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? f बल लगा रहे हैं t समय के लिए, t समय के लिए हमने f बल लगाया है t समय के लिए, और उस समय अंतराल में उसका वेग u से v हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक संवेग कितना होगा, तो ये हो जाएगा m इंटू यू। अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, तो m इंटू v। संवेग में परिवर्तन कितना होगा बच्चे, तो डेल पी। परिवर्तन को हम डेल्टा से दिखाएंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होगा ना, ये एम वी माइनस एम यू, और ये हो जाएगा एम कॉमन वी माइनस यू। ये केवल संवेग में परिवर्तन है, और हम बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर। यह तो केवल संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन की दर, देखिए ये डेल्टी टी, हमने समय अंतराल टी लिया है, सॉरी टी लिया है, तो टी समय अंतराल में कुल संवेग में परिवर्तन डेल पी होता है। लेकिन नियम ये नहीं बोलता कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के समानुपाती है। नियम ये कहता है कि लगाया गया बल या फिर संवेग में परिवर्तन जो है, संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती नहीं होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, यानी एकांक समय में जो संवेग में परिवर्तन होगा, एकांक समय में जो संवेग में परिवर्तन होगा। अगर हम लोग समय अंतराल को डेल्टी ले लें, चलो समय अंतराल को डेल्टी ले लें तो ज़्यादा सही लगेगा। टी एक समय लगता है, डेल्टी अब आपको समझ में आ रहा है कि डेल्टी एक समय अंतराल है, तो डेल्टी समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन डेल्पी है, तो एकांक समय में जो संवेग में परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। और नियम ये कहता है कि लगाया गया बल
संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, लगाया गया बल या फिर संवेग, अच्छा दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसको हटाइए, एक नियतांक लगाइए और यहाँ पर जो नियतांक है k का मान 1 होता है। सो F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी है। और अगर हम लोग समय अंतराल को लिमिट लगा दें, डेल टी को 0 की तरफ अग्रसर कर दें, डेल पी अपॉन डेल टी, समय अंतराल को बहुत 0 की तरफ ले जाएं, 0 की तरफ अग्रसर कर दें, तो ये डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर F इक्वल टू लिख दें डी बाई डी टी, किसका, डी बाई डी टी हो जाएगा, P के मान आप एम वी लिख सकते हो। हम अब किसी भी क्षण की बात कर रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे थे तो आप समय अंतराल में थे और यहाँ के लिए डेल पी का मान था एम वी माइनस यू। लेकिन जब हम बात करेंगे कि डेल टी टेंड टू 0 है, डेल टी टेंड टू 0, तो हम किसी भी क्षण पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम तो बाहर आ गया क्योंकि एम तो नियत रहेगा ना, समय के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, समय के साथ बस वेग परिवर्तित हो रहा है। सो डी बाई डी टी हो जाएगा और ये वी हो जाएगा एफ। और डी वी बाई डी टी अगर आपको याद है तो डी वी बाई डी टी क्या होता है बच्चे, यही जो त्वरण होता है। तो एफ बराबर मिल जाएगा आपको एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इज इक्वल टू मा, एम ए मा। ठीक है, सो F इज इक्वल टू एम ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर हम बात कर लें इसके एसआई मात्रक की और सीजीएस मात्रक की, तो आपको मालूम है, लगभग सभी लोग जानते हैं ये, मुझे उम्मीद है ऐसा, मैं उम्मीद करता हूँ। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन, न्यूटन के सम्मान पर। और जो सी जी एस मात्रक है बच्चे, सी जी एस मात्रक वो है डाइन। और आपको पता होगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 के घात में 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात में 5 डाइन। और अगर आप इसका विमेय सूत्र लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एम एल टी माइनस 2। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एम एल टी माइनस 2 एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात में 5 डाइन होता है। विमेय सूत्र ये है। और ये न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसका गणितीय रूप है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसा है। क्लियर बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात डायरेक्ट लिखी गई है, एकदम सीधे सीधे लिखी गई है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और वहाँ उसका एक गणितीय रूप जो आता है वो आता है F बराबर एम ए। और देखिए अब ये जो F बराबर एम ए है वहाँ से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो चीज़ सीधी दिख रही है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, लेकिन उससे हम और क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। नंबर 1, जड़त्वीय द्रव्यमान की अवधारणा। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। हमने देखा अभी कि F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लें तो त्वरण जो होगा वो F बाई एम होगा। त्वरण जो होगा वो F बाई एम होगा, त्वरण F बाई एम। और अब मान लीजिए मेरे पास निश्चित बल है, निश्चित बल है। देखो मेरा भी तो एक बल है ना, अब मैं अनलिमिटेड बल तो नहीं लगा सकता, मैं एक निश्चित बल ही लगा सकता हूँ किसी एक वस्तु पर। तो मान लीजिए ये वस्तु पहले ऐसी है, फिर ये वस्तु ऐसी हो गई, फिर ये वस्तु ऐसी भी हो गई। इसका द्रव्यमान कम है, फिर ज़्यादा है, ज़्यादा है। वस्तु एक ही है या अलग अलग वस्तु भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें द्रव्यमान बदल रहा है, हम उतना ही बल लगा रहे हैं, अभी हम बल में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम किसी भी एक दिए गए बल की बात करेंगे। हम बल को नियत रख रहे हैं बच्चे, हम बल को नियत रख रहे हैं। उस स्थिति में आप देख पाएंगे कि जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
त्वरण जो होगा वो द्रव्यमान के विक्रमानुपाती होगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसमें एक दिए गए बल के लिए कम त्वरण उत्पन्न होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसी बल के लिए उसमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण द्रव्यमान के विक्रमानुपाती है। और अब देखो, तो अगर आप बल तो उतना ही लगा रहे हैं, यहाँ भी उतना ही बल लगाएंगे, यहाँ भी उतना ही बल लगाएंगे, यहाँ भी उतना ही बल लगाएंगे, लेकिन उतने ही बल के लिए इसमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, उतने ही बल के लिए इसमें ज़्यादा, मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या? हाँ, इसमें उतने ही बल के लिए ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें उतने ही बल के लिए कम त्वरण उत्पन्न होगा। यानी कि ये जो है उसी बल का ये ज़्यादा विरोध कर पा रहा है, क्योंकि कम परिवर्तित हो रहा है ना। ये ज़्यादा त्वरण का मतलब क्या है? ज़्यादा त्वरण का मतलब इसकी स्थिति में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, और कम त्वरण का मतलब क्या है? इसकी स्थिति में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बल मैं उतना ही लगा रहा हूँ। तो एक निष्कर्ष तो ये दिख रहा है कि जो त्वरण है वो द्रव्यमान के विक्रमानुपाती है, और द्रव्यमान एक्चुअली में किसकी माप है? द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है, और हम जानते हैं जड़त्व क्या है? वस्तु बल का विरोध करती है। बल का विरोध करने का तात्पर्य ये है कि जब आप बाह्य बल लगाते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए या उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए, तो वह उसका विरोध करती है। तो यहाँ से चीज़ें दिख रही हैं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका त्वरण कम है, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका त्वरण ज़्यादा है। यानी कि जिसका जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा यानी जड़त्व ज़्यादा, बच्चे, द्रव्यमान ज़्यादा यानी कि जड़त्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम यानी कि जड़त्व कम। तो यहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उससे आपको जड़त्वीय द्रव्यमान की भी एक अवधारणा मिल रही है। जड़त्वीय द्रव्यमान, इस मामले से में जो द्रव्यमान है वो जड़त्वीय द्रव्यमान है, क्योंकि वो बता रहा है कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर द्रव्यमान कम है तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, कम बल से भी काम चल जाएगा। क्लियर बच्चे? तो जड़त्वीय द्रव्यमान की अवधारणा मिल जाती है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, जड़त्वीय द्रव्यमान की अवधारणा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बल की माप, ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि F बराबर ma तो ही है, और अगर हम देखें m इसको लिख सकते हैं del v अपॉन del t, तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा ना, हम बल लगा के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बल लगा रहे हैं किसी समय अंतराल के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे? उसकी गति में परिवर्तन ला देंगे। तो अब यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि अगर हम एक निश्चित परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी भी वस्तु के वेग में एक निश्चित परिवर्तन करना चाहते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा? तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वहाँ से आपको बल की माप, बल की मात्रा का पता चल जाता है कि कितना परिवर्तन करना है आपको वेग में, तो उसके लिए आपको कितना बल लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ें। किसी वस्तु को सरल रेखा में एक समान वेग से चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरस्तु का एक जो भ्रम था, अरस्तु की भ्रामकता, एरिस्टोटल फैलेसी की बात की थी। अरस्तु को भ्रम था कि किसी भी वस्तु को अगर निरंतर गति में रखना है तो हमको निरंतर बल लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखो क्या चीज़ें क्लियर हैं। F बराबर ma होता है, यही तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, उसका गणितीय रूप है। और एक समान वेग से चलाना है, एक समान वेग से चलाना है मतलब वहाँ पर कोई त्वरण हमको उत्पन्न नहीं करना है। यानी अगर त्वरण 0 हो, एक समान चाल से या एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है, यानी वहाँ पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो अगर त्वरण उत्पन्न नहीं करना है तो a 0 है, और अगर a 0 है तो बच्चे आप देख रहे हो कि बल भी 0, यानी जो वस्तु एक समान चाल से चल रही है वो एक समान चाल से चलती ही रहेगी, आपको हमेशा बल लगाने की जरूरत नहीं है। F0, a0 तो F0, इसी समीकरण से पता चल जाएगा a0 तो F0। यानी अगर आपको त्वरण उत्पन्न नहीं करना है, और त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। अगर आपको वेग में परिवर्तन नहीं करना है, जो वस्तु एक समान से चल रही है वो चलती ही रहेगी, आपको वहाँ पे बल की जरूरत नहीं है। बल की जरूरत होती है त्वरण उत्पन्न करने के लिए। यानी कि जो वस्तु एक समान वेग से चल रही है उसके लिए हमको बल की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम गति के द्वितीय नियम में समाहित है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो बहुत ही फंडामेंटल है, यानी फंडामेंटल एकदम मूल है। इससे आप प्रथम नियम भी प्राप्त कर सकते हैं, तृतीय नियम भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम नियम गति के द्वितीय नियम में समाहित है। द्वितीय नियम में पहला नियम है अपने आप, कैसे है देख लो। हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है और न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर बाह्य बल न लगाया जाए, कोई वहां पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई बाह्य बल ना हो, तो अगर हम बल नहीं लगा रहे हैं यानी बल का मान 0 है, तो 0 बराबर ma। और अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो शून्य होगा नहीं, क्या शून्य होगा बच्चे? त्वरण शून्य होगा। यानी अगर आप बल नहीं लगाओगे तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, अगर आप बल नहीं लगाओगे तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यही तो है प्रथम नियम। अगर आप बल नहीं लगाते हैं तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जो वस्तु विराम में है विराम में ही रहेगा, जो वस्तु एक समान चाल से चल रहा है उसी एक समान चाल से चलता जाएगा। तो अगर कोई बाह्य बल नहीं तो कोई त्वरण नहीं, और यही तो प्रथम नियम है। तो द्वितीय नियम से आप न्यूटन की गति का पहला नियम भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी द्वितीय नियम में पहला नियम समाहित है। अगर F0 तो A0 का मतलब क्या हुआ बच्चे? A0 है, यानी कि जो वस्तु विराम में हो विराम में ही रहता है, जो वस्तु एक समान चाल से चल रहा है वो एक समान चाल से चलता ही जाएगा। बल अगर आप लगाओगे तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा। नो बल नो त्वरण। चलिए आगे बढ़े और अब बात करते हैं आवेग की। आवेग यानी कि इंपल्स। देखिए पहले बात तो ये नोट करिए, किसी भी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कि हम बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन की, और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि संवेग में परिवर्तन होगा जब हम बल लगाएंगे। तो अब देखिए ये बल हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक बहुत अल्प बल हम बहुत ज़्यादा समय के लिए लगा सकते हैं, तो भी हमको संवेग में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? आपको बहुत कम बल लगाना है बहुत ज़्यादा समय के लिए, बहुत कम बल लगाना है बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो भी वहाँ पर आपको संवेग में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बल लगाएं बहुत कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा बल लगाएं बहुत कम समय के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? जब आप हथौड़े से कांटी दीवार में ठोकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं बहुत कम समय के लिए। जब आप अपने बल्ले से बॉल को हिट करते हैं, अपने बैट से बॉल को हिट करते हैं, गेंद को मारते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बल लगा रहे होते हैं बहुत कम समय के लिए। जब आप किसी को तमाचा लगा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं बहुत कम समय के लिए। तो यहाँ पर आप बल और समय का मापन अलग अलग नहीं कर पाते हैं। बल बोले यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई बल कितना लगा है या कितने समय के लिए लगा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ मापें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं, कम परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए लगाकर, या अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाकर। या तो आप बहुत कम परिमाण का बल लगाइए अधिक समय के लिए, या अधिक परिमाण का बल लगाइए कम समय के लिए। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले कंडीशन की, अधिक परिमाण का बल जब अल्प समय अंतराल के लिए लगेगा। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया गया है, हथौड़ा ठोकिए, आप हथौड़े से आप कांटी ठोकिए। जब भी आप हथौड़ा हिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा परिमाण का बल लगा रहे होते हैं अल्प समय के लिए। जब आप बॉल को मार रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगा रहे होते हैं अल्प समय के लिए। और जब आप किसी को तमाचा लगा रहे होते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा परिमाण का बल लगा रहे होते हैं अल्प समय के लिए। और ऐसे हालात में क्या दिक्कत है कि आप बल और समय का मापन अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो हम दोनों को एक साथ ले आते हैं, और दोनों को एक साथ लाने पे बनता है आवेग। दोनों को एक साथ लाने में बनता है आवेग। देखिए क्या है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बल का अलग से मापन करना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, या समय का मापन करना दिक्कत है, तो हम बोले दोनों को एक साथ लाते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। गणितीय रूप में क्या हो जाएगा ये? बल का आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। बल का आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। और चलिए आवेग को हम लोग जे से दिखा दें अगर,
तो J बराबर हो जाएगा F इंटू डेल टी। J बराबर हो जाएगा J इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। लेकिन ये आवेग है, इम्पल्स है, तो इसको आप I से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में इसको I से भी दिखाता है। I इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। I इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। क्लियर है बच्चे? तो अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या होगा? SI मात्रक की बात करेंगे हम लोग। आवेग का SI मात्रक, बल के लिए हम न्यूटन यूज करेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, और समय के लिए सेकंड यूज करेंगे तो सेकंड हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड आ जाएगा। न्यूटन सेकंड। क्लियर है ये? चलिए आगे बोलते हैं। आवेग बल के कुल प्रभाव की माप को निरूपित करता है। सही बात है। आवेग ये बताएगा कि वहां पे जो आपने बल लगाया है उसका कुल प्रभाव कितना है, क्योंकि इस आवेग में बल भी है और उस बल का समय अंतराल भी है कि आपने बल लगाया, कितने परिमाण का बल लगाया, कितने समय अंतराल के लिए लगाया, तो उसका कुल प्रभाव कितना है ये आपको पता चल जाएगा उस बल के आवेग से। ओके, तो आवेग बल के कुल प्रभाव की माप को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ें, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए अभी आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो आपने बहुत ही एक लंबे सफर का एक बहुत ही कम पड़ाव ही पार किया है। चैप्टर 1 में कुछ था नहीं, चैप्टर 2 भी आसान ही था, चैप्टर 3 अच्छा चैप्टर है, चैप्टर 4 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 5 भी आपको अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमेय हमको मिलेंगे जो बहुत सारी हमें काम की चीज़ें होंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इसके लिए आपको देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो एक दिन की पढ़ाई से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता। एक दिन की पढ़ाई से या 10 दिन की पढ़ाई से बस आप अपने तिमाही परीक्षा में, छमाही परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में पास हो सकते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये मांगता है सालों की मेहनत। आपको 1, 2 साल, 3 साल रगड़ के मेहनत करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, बिना इतवार के। संडे मंडे नहीं मनाना होता है। ठीक है बच्चे? तो देखते हैं यहाँ पे आवेग संवेग प्रमेय क्या है। किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बराबर होता है। क्या है यहाँ पर? जो बल का आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब देखो, इसकी व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं देख लीजिए। व्युत्पत्ति, अभी हमने देखा है कि F बराबर होता है डेल पी अपॉन डेल टी। बहुत आसान है, एक लाइन की व्युत्पत्ति है इसकी। F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी होता है, इसको लाके इधर इंटू करिए। यही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। यही है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इसको मैं आसमान से तोड़ के नहीं लाया हूँ आपके लिए ये न्यूटन दे के गए हैं। F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, तो यहाँ से F इंटू डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल पी। और अगर आपको अभी याद है तो F इंटू डेल टी क्या होता है? यही तो आवेग होता है, जो किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन के बराबर है। इम्पल्स बराबर संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं आवेग की अवधारणा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। कहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं? क्रिकेट के खेल में मुझे पता है कि आप सभी IPL और जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बहुत बड़े फैंस हैं। लेकिन अब सवाल ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जब क्रिकेटर्स या फील्डर कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींचते हैं? तो इसका जवाब आप दे पाएंगे अगर आपने फिजिक्स को ढंग से पढ़ा है तो। देखिए, क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो ड्यूज बॉल से खेला जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा
बोलना चाहिए कि कठोर होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, पीछे क्यों खींचते हैं? देखिए, तो हम जानते हैं कि आवेग बराबर क्या होता है बच्चे, अभी हमने देखा है कि आवेग बराबर होता है बल इंटू अल्प समय अंतराल, यानी कि अप इंटू डेल टी। ठीक है बच्चे, एफ इंटू डेल टी। आवेग को आप आई से दिखा सकते हैं। तो क्रिकेट के गेंद में लपकने, गेंद को लपकने के बाद खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे हटाता है। पीछे कर लेने से क्या होता है, डेल टी का मान बढ़ जाएगा। तो डेल टी का मान बढ़ जाने से देख लो बच्चे, यहाँ तो आवेग है ऊपर और डिवाइडेड बाय डेल टी हो गया। क्लियर है? तो जब कैच लेने के बाद खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे करेगा, पीछे खिसकाएगा या पीछे खींचता है, तो डेल टी का मान बढ़ता है। और डेल टी का मान बढ़ने से बच्चे बल का मान कम हो जाता है, जिससे चोट कम आती है, क्योंकि बॉडी कठोर होता है। तो क्या है बच्चे, देखो आवेग तो हम उड़ना ही रखेंगे, क्योंकि एफ इंटू डेल टी उड़ना ही रहेगा। एफ इंटू डेल टी उड़ना ही रहेगा। एफ इंटू डेल टी दोनों का गुणनफल तो आवेग है, तो दोनों का गुणनफल उड़ना ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा देंगे, समय अंतराल को बढ़ा देंगे, तो बल कम हो जाएगा। समय अंतराल को बढ़ा देने से बल कम हो जाएगा। और यही चीज यहां भी होता है। सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गड्ढे पे कूदते हैं, वहां भी वही है। जाली या गड्ढे पे कूदने से डेल टी का मान बढ़ जाता है, और डेल टी का मान बढ़ने से बल का मान कम हो जाता है, चोट कम आती है। और कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदने की बजाय रेत पर कूदने पर कम चोट लगती है, तो इसका रीजन भी है आवेग। देखो बच्चे, आवेग तो उतना ही रहेगा। अगर मैं डेल टी का मान कम कर दूं, यहां पर डेल टी का मान कम करने से बल बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेग तो उतना ही रहेगा। तो डेल टी का मान कम करने से बल का मान बढ़ जाएगा, चोट ज्यादा आएगी। तो जब हम लोग रेत पर कूदेंगे, रेत पर कूदने से डेल टी का मान बढ़ जाएगा, तो बल का मान कम हो जाएगा। कांच या मिट्टी के बर्तन पक्के फर्श पर गिरते ही फूट जाते हैं, किंतु मुलायम फर्श पर गिरने पर नहीं टूटते। तो इनका आंसर भी है आवेग। जब डेल टी का मान बढ़ेगा, बल का मान कम हो जाएगा, बल का मान कम होगा, तो भी वो बर्तन नहीं टूटेगा। क्लियर है बच्चे? तो ये सब है कुछ आवेग के व्यवहारिक एग्जाम्पल्स या व्यवहारिक अनुप्रयोग बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने काफी कुछ पढ़ा है। न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़ लिए हैं। संवेग को समझा है कि संवेग क्या होता है। उसके बाद हमने जाना है आवेग क्या है, और आवेग के बाद हमने बात करी है आवेग संवेग प्रमेय की। तो चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।